नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज आपका 24 जुलाई 2023 और आज जो है सीजीएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगा, इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम में हूबहू छपेंगे, ये गारंटी है हमारी, है ना भैया। इसमें आपको ना कुछ भी सर्च करने या खोजने, कहीं से छांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बुक उठा के आपको नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको ये पॉइंट टू पॉइंट वाला जो है पैरासीटामोल देंगे, खाइए और तुरंत आराम। ठीक है, तो आप देखते भी होंगे जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो तो इस बात को फील कर रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। जो नए हैं इनके लिए बता दूं कि ये क्वेश्चन होते हैं और जो भी हमारे ये एरो या फिर कोई अन्य साइन लगा के होते हैं, सभी के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं जो आने वाले शिफ्ट और आने वाले एग्जाम की पहले से ही आपकी प्रिपरेशन हो रही होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो प्रश्न देखने को मिला, लेंथेनाइड तत्वों को और किस नाम से जानते हैं? एमटीएस के प्रैक्टिस सेट में करवाया है। मुझे इतनी तो याद नहीं कि कितने नंबर प्रैक्टिस सेट है, लेकिन जैसान नाम का एक लड़का है जिन्होंने मेरा सारा एमटीएस का प्रैक्टिस सेट देखा है। उनको, ये बच्चे को ये जरूर ध्यान में होगा कि सर ने ये क्वेश्चन कराया है। मैंने हूबहू क्वेश्चन कराया भाई कि लेंथेनाइड तत्व को और किस नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी दुर्लभ तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी के दुर्लभ तत्व के नाम से जाना जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। समूह 16 के तत्व को ऑक्सीजन तत्व कहते हैं, इसे कैल्कन भी कहते हैं। जैसे हेलोजन वैसे कैलोजन, इस प्रकार से कैल्कन, इस प्रकार से कहते हैं आपके समूह 16 के तत्व को। जो मैंने परसों भी बताया था ये चीज को, है ना, इस क्योंकि उसका ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है। ठीक है, इनके अलावा समूह 17 के तत्व को हेलोजन कहते हैं। इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह हैं जो हेलोजन परिवार हैं, ये आपके समूह 17 में आ जाते हैं। इसके अलावा समूह 18 में जो तत्व है इनके नोबेल गैस कहते हैं या फिर इनर्ट गैस कहते हैं या फिर अक्रिय गैस कहते हैं। ये तीनों ही नेम एक ही चीज का है। इसमें आपका हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब, नियॉन भी भैया, नियॉन भी, तो ये सभी के सभी गैस जो है आपके नोबेल गैस या अक्रिय गैस या इनर्ट गैस के अंतर्गत आ जाएंगे, जो सबसे बाहरी वाला समूह यानी समूह 18 में वर्णित है। देखिए, मैंने आपको बताया कि आवर्त सारणी में समूह 18 है। 18 समूह मतलब ये जो लाइन जो खड़ा रहता है ये समूह है, और ये जो लेटा हुआ लाइन रहता है ये 7 रहता है। ठीक है, तो लेटा हुआ कितना है? 7, और ये जो खड़ा हुआ लाइन है ये कितने? 18। तो 18 समूह है, 7 आवर्त है। इनके अलावा नीचे में आपको 2 लाइन दिखते होंगे, एक लेंथेनाइड और एक एक्टियोनाइड होता है। तो इसी में से जो आपसे पूछा गया कि भाई लेंथेनाइड तत्व होते हैं उसे और क्या कहते हैं, तो इसे पृथ्वी के दुर्लभ तत्व भी कहते हैं। बाद में की जो आपका समूह 3 से 12 तक के तत्व हैं इन्हें भी ध्यान रखें, इसे डी ब्लैक एलिमेंट्स कहते हैं या फिर संक्रमणीय धातु कहते हैं, क्योंकि इसमें धात्विक गुण जो है अन्य के तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमणीय धातु कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल सब जो ज्ञात तत्व हैं 118 हैं। अगर इसकी कॉन्फ्रेशन निकाले तो 91 आपका मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 उपधातु है। उपधातु मैंने आजीवन बताया था, सिलिकॉन, जर्मोनियम, पोलेनियम, ये सब जो है उपधातु हैं, जिसमें पोलेनियम के बारे में मैंने बताया आपको कि इसके सर्वाधिक समस्थानिक है, 27 समस्थानिक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका अर्धचालक कहिए या फिर उपधातु कहिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन का उपयोग कहां पे होते हैं? जी हाँ जी, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है आपका चिप वगैरह बनाने में, है ना। जो कंप्यूटर से संबंधित जो भी काम होती है उसके जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वहां पे जो है आपका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा विश्व में भी सिलिकॉन वैली मैंने बता रखा है कि किस देश में है, और वहां पे अभी अभी आपदा आया था, मतलब क्राइसिस आ गई थी अपने आप में वित्तीय टाइप से, ये भी मैंने बताया था। इसके अलावा पस्टिसलियार विजयनगर साम्राज्य में किससे संबंधित एक शब्द है? तो भैया ये रेशम के कारीगर से संबंधित एक शब्द है आपका पस्टिसलियार। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अधीन। ठीक है, रेशम के जो कारीगर होते थे, जो बुनकर होते थे, उसे क्या कहते थे? पस्टिसलियार। कब? विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। भारत में सिल्क मार्ग की खोज किसने करा है? तो कनिष्क ने करा है सिल्क मार्ग की खोज। ठीक है, भारत में जो है कनिष्क जो है आपका सिल्क मार्ग की खोज किए हैं। इसके अलावा हाँ, तो ये सिल्क मार्ग की खोज कौन की थी? कनिष्क ने किए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था, ये आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। विजयनगर साम्राज्य के 1336 ईस्वी में किए थे। अगर आपसे कोई पूछे कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे जो है फले फूले, तो बताइएगा तुंगभद्रा नदी। मैं रोजाना इस बात पे बल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य 4 वंश शासन किए गए। इसमें कौन है? तुलुभ, सुलभ और विदु संगम, है ना, जिसमें संगम सबसे प्रथम वंश है जो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा बसाया गया था।
तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है और विजयनगर साम्राज्य की जो है पतन यहीं से जो है डिक्लाइन स्टार्ट हो जाती है और अंततः जो है विजयनगर साम्राज्य की पतन हो जाती है। रोबर्स कप का संबंध आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों, फोन आ गया था इसलिए बीच में थोड़ा सा। रोबर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप है ना, डुरंड कप, निजाम गोल्ड कप, संजय गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, कोलंबो कप, ये श्रीलंका है कोलंबो, मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। समझ रहे हैं, ये मर्डेका जो जगह है ये आपका इंडोनेशिया से लिया गया है, ये कोलंबो जो जगह है ये आपको श्रीलंका से लिया गया है। मर्डेका पैलेस आपका इंडोनेशिया के अंदर स्थित है और कोलंबो भूतपूर्व जो है आपके श्रीलंका की राजधानी थी, लेकिन वर्तमान में कोलंबो के साथ साथ श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा भी श्रीलंका की राजधानी है। इसके अलावा जो मर्डेका की बात आई इंडोनेशिया, इनकी भी राजधानी बदल गई है, इनकी राजधानी अब नूसंतारा हो गया है। नूसंतरा, नया संतरा खाया है इन्होंने, कौन? इंडोनेशिया ने। इनके अलावा राइडर कप किससे संबंधित है? तो भैया ये बहुत पूछता है, तो ये गोल्फ से संबंधित है राइडर कप, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में कुल कितने प्रकार के जातियों का वर्णन किया है? इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिली है, या फिर इसकी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि मेगास्थनीज ने भारत के कितने जातियों का वर्णन अपने पुस्तक इंडिका के अंदर करा है। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं कि ऐसे भी क्वेश्चन इनके लैंग्वेज हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये 7 जातियों का वर्णन करे थे उन किताब में, जिन किताब का नाम आपका क्या था? इंडिका। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और ये किनका राजदूत रहा है? भाई ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत रहे हैं। इनके अलावा 1913 में गीतांजलि राइट करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? जिस भाषा में मौखिक रूप से बताता हूं उसी भाषा में ये क्वेश्चन लिखा है मैं, गीतांजलि राइट के लिए, है ना भाई, यहाँ पे गीतांजलि के लिए होना चाहिए, लेकिन मैं राइट भी लिख दिया हूँ कि मैं मौखिक रूप से बोलता हूँ कि लिखने के लिए, है ना। तो भाई गीतांजलि राइट के लिए दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को दिया गया है। और मैंने आपको भारत के सभी नोबेल पुरस्कार को गिना दिया था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। इसके अलावा दूसरा भारत रत्न जो आपका नोबेल पुरस्कार है 1930 में आता है भारत के लिए, सीवी रमन साहब को मिलते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। इसके अलावा उसके अगला जो आता है ये 1968 में हरगोविंद खुराना को आते हैं डीएनए को संश्लेषित करने के लिए, क्या कहाँ पे? प्रयोगशाला के अंदर। इसके अलावा 1983 में चंद्रशेखर साहब को आता है, 2014 में कैलाश सत्यार्थी साहब को आता है, 2019 में ये बनर्जी साहब जो अभिजीत बनर्जी नहीं नाम है, हाँ अभिजीत बनर्जी नाम है, इकोनॉमिस्ट है, आपके कोलकाता के रहने वाले हैं बेसिकली, लेकिन अमेरिकन नागरिक हैं, तो उनको दिया गया था पति पत्नी दोनों को इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार जो है भारत के लिए आए। इनके अलावा 2009 में भी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार आए भारत के लिए, तो ये सब ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत है। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर भारत ही नहीं एशिया की प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीते। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे 1901 में, किसके नाम पे? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, है ना। अल्फ्रेड नोबेल किसके आविष्कार किए थे? तो डायनामाइट के आविष्कार किए थे। डायनामाइट क्या होता है? एक प्रकार के विस्फोटक होता है, विस्फोटक, RDX समझे हो ना, उसी प्रकार से विस्फोटक ये भी है आपका डायनामाइट, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। नोबेल शुरुआत जब हुई थी 1901 में, तो पहले 5 क्षेत्रों में, बाद में इकोनॉमिक्स को ऐड करके अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के 5 सेक्टर जो हैं ये आपके स्वीडन में दिए जाते हैं, और एक सेक्टर यानी शांति की जो नोबेल पुरस्कार है ये आपके कहाँ पे? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सभी 5 पुरस्कार जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा चिकित्सा और इसके अलावा अर्थशास्त्र, ये 5 आपको दिया जाएगा स्वीडन के अंदर। अगर आप शांति की नोबेल जीतते हैं तो आपको ले जाया जाएगा कहाँ पे? नॉर्वे, वहां की राजधानी ओस्लो में आपको दी जाएगी। ठीक है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नोबेल की शांति पुरस्कार जो है किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो आपका आंसर होता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की स्थापना किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिए थे? तो महात्मा गांधी। ये वाइस वर्सा है, देखिए इनको दिए गुरुदेव की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर साहब महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए, तो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज किए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब यहीं से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर यानी गुरुदेव ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई, वहीं गांधी जी ने
केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है, केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दिया था। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर मैं यही चीज लिखा हूं कि हुआ। इसके अलावा 2011-12 के अनुसार गरीबी निर्धारित ग्रामीण एरिया में फिक्स इनकम प्रति माह कितनी आंकी गई है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है। जरा देखिए कौन है। हाँ, तो ये वाली क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है डिफरेंट हो सकती है। बेसिकली क्या है कि भाई 2011-12 में जो गरीबी मतलब गरीबी निर्धारित है, भाई गरीब के कोटे में है, तो उनके लिए प्रति माह औसत फिक्स्ड इनकम कितने आके गए, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो ये 816 रुपया। और शहर वाला अभी 2-3 दिन पहले ही बताया था मैंने कि 1000 रुपया है शहरी वाला। इस चीज में ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सितार वादक है, तो ये पंडित रविशंकर ऑप्शन में दिया गया था। बहुत ही इजी हलवा वाला क्वेश्चन था ये। पंडित रविशंकर साहब, निखिल बनर्जी साहब, ये सभी के सभी जो हैं सितार प्ले करते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको मुकेश शर्मा वगैरह को याद रखने को बोला है। इनको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये ज्यादा पूछता नहीं, और पूछता है तो आदमी कंफ्यूज होकर गिर जाते हैं। इसके अलावा एक राहुल शर्मा जी हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। राहुल शर्मा जी जो हैं ये शिव कुमार शर्मा के पुत्र हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और दोनों जो है पिता के प्रोफेशन में ही थे, मतलब ये भी जो है संतूर ही प्ले करते थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एक भजन सुपारी नामी जामी है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। आप अल्लाह रखा साहब को जानते ही हैं, है ना। इनके अलावा जो आपको वाद्य यंत्र से याद रखना है, सुरबहार अन्नपूर्णा देवी को याद रखना है। अन्नपूर्णा देवी काफी इंपोर्टेंट है। सुरबहार असद अली खान को याद रखना है, क्योंकि ये जो है गिने चुने प्लेयर हैं, ये रुद्र बीना प्ले करते हैं। इसके अलावा जुबीन मेहता को याद रखना है, जुबीन मेहता सिंफनी प्ले करते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इस बार जो है ना बांसुरी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मैं पिछले 6 महीने से रीड कर रहा हूँ टीसीएस को, एक भी क्वेश्चन बांसुरी से नहीं आया जी। क्या बता कितने मतलब दुश्मनी है बांसुरी से। इसके अलावा पंडित रविशंकर साहब को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये म्यूजिक के क्षेत्र में सेकंड आदमी बने थे आपका एम सुब्बा लक्ष्मी के बाद, जिन्होंने भारत रत्न जैसे बड़े से बड़े अवार्ड को अचीव किए। इन्होंने ग्रेमी अवार्ड भी भारत के लिए प्रथम बार जीत करके लाए थे। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले किस भारतीय को ग्रेमी अवार्ड दिया गया, तो पंडित रविशंकर साहब को दिया गया था, है ना। अटल सुरंग कहाँ पे स्थित है, सब दिन बताते हैं भाई। अटल सुरंग जो है सुशासन दिवस के जिनके नाम पे मनाया जाता है, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। आप सभी जानते हैं, अपने कड़क अंदाज और कड़क मतलब इनके स्टाइल ही कुछ अलग है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, इनके नाम पे जो है रखा गया अब इनका नाम अटल सुरंग। तो इनका जो पूर्ववर्ती नाम है, ये आपका जो है रोहतांग दर्रा है। और ये कहाँ पे था भाई, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर था, नहीं है एक्चुअली, सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है। दर्रा को कोई हाथ से उठा के दूसरे जगह नहीं ले जा सकता, ये प्रकृति के खिलाफ है भाई, है ना। इसके अलावा मैंने कहा कि भाई सुशासन दिवस इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो अटल साहब के जन्मदिन पे सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। आजकल एक लालू जी वाला एक बड़ा ही वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें लालू जी कह रहे हैं अटल गांधी जी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि तुम देश का एक दिन प्रधानमंत्री बनोगे, तो आपने एक नहीं 2 बार बन गया, अब तो जान छोड़िए देश का महाराज। और उस समय अटल साहब का जो हंसी है ना, काफी देखने लायक है ना। इनके अलावा सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। आज दिन में भी बताया था कि सबसे लेटेस्ट जो है शास्त्रीय नृत्य के कोटे में आ जाते हैं। और ये जो शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको इनको जो है 2000 में जो है दिया गया था दर्जा। और शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो ये 8 है। और 6 को हाफ शास्त्रीय नृत्य अर्ध क्लासिकल डांस कहा जाता है, तो वो तो अलग की बात हो गई। जो मैंने कल आपको बताया था कि छौ भी 3 प्रकार के होते हैं, है ना। मयूरभंज, पुरुलिया और एक और है। तो छौ जो है 3 स्टेट में मनाया जाता है आपका, पश्चिम बंगाल, झारखंड और एक जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये तो छौ की जानकारी हो गई। यहाँ पे असम की सतरिया है। सतरिया किससे संबंधित है, वैष्णव मत से संबंधित है। और प्रतिपादन करता कौन थे भाई, तो भक्ति आंदोलन के शंकर देव को दिया जाता है इनको जो है शुरू करने का श्रेय। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथकली, मणिपुरी, कथक, ओडिसी, ये सब जो है 7 यहाँ पे देख रहे हैं। और एक ऑप्शन में सतरिया जो है इस क्वेश्चन का जो रीड है वहां से 8 हो जाएंगे। तो 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरला का, कथकली भी केरला का, मणिपुरी मणिपुर का, कथक जो है उत्तर भारत का, ओडिसी ओडिशा का। तो ये सभी शास्त्रीय नृत्य ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी होगा। या फिर इनसे भी अगर एक पॉइंट पूछा जाए तो कार्डेमम हिल भी हो सकता है, जो मैंने कल भी शाम को चर्च किया है इस बात पे, ठीक है भाई। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पे है, केरल में। इसे अनाई मुदी भी कहते हैं, अनाई मुदी, अनाई मुदी। तो अगर मलाई नहीं दिखे तो मुदी से काम चला लेंगे। इसके अलावा पश्चिम घाट की सबसे ऊंची मतलब
ऊंची सबसे तो नहीं है, लेकिन स्थित है नीलगिरी पहाड़ी, जो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी भी है। समझ रहे हैं, नीलगिरी पहाड़ी में जो है तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। और ये दक्षिण भारत की, अच्छा एक सेकेंड, नीलगिरी पहाड़ी में दोदा बेट्टा चोटी है, सॉरी दोदा बेटा, नीलगिरी तो पहाड़ी है, कोई चोटी नहीं है, एक तो पहाड़ी श्रेणी है। तो ये दोदा बेटा चोटी है जो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी में स्थित है। और नीलगिरी जो पहाड़ी है, यहाँ पे आपका मिलन होती है किसकी, वेस्टर्न रीजन का और ईस्टर्न रीजन का, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन वाला है, ये आपका क्षेत्र कहाँ है, नीलगिरी पहाड़ी। ध्यान रखेंगे। अन्नामलाई सबसे ऊंची चोटी समझिए कि अन्नामलाई के अंदर भी अगर पूछेगा तो इलायची हिल, कार्डेमम हिल है ना। इसके अलावा पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई अगर आपसे पूछे तो ये जो है आपका 1600 किलोमीटर इस प्रकार से फैला हुआ है, जब तक कि पूर्वी तट न लग जाए। और यहाँ पे जो तमिलनाडु के पास जो है नीलगिरी पहाड़ी में इधर से पूर्वी भाग आता है और ये आता है, दोनों मिल जाते हैं। तो ये यहाँ से जो ये वाली लाइन थी, इसको आप रिलेट कर सकते हैं नक्शा के साथ। इसके अलावा पश्चिमी घाट की नदियों में कृष्णा है, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी है, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, मौसी नहीं मूसी है ये, नहीं तो मूसी, मूसी इस प्रकार से हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे है। घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सभी जो है वेस्टर्न रीजन की नदियां हैं। इनके अलावा भारत के संविधान में डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो क्वेश्चन नहीं बताया हूँ वहीं सिर्फ बोलूंगा कि नहीं बताया हूँ, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा दोस्तों। मैं ये जानता हूँ कि इतने क्वेश्चन अगर आपको कोई बड़ा चैनल मिला के दे तो मेरे ख्याल से बैनर लगवा देंगे और एक किताब पब्लिसाइज करवाएंगे कि देखिए हमने ये बनाया था और ये आ गए एग्जाम के अंदर। हाँ भाई, आते हैं उनसे हैं, है ना, मैं बता तो रहा हूँ कि आते हैं उनसे भी हैं, लेकिन यही है कि इतने पढ़ाएंगे जैसे पूरे लुसेंट अगर आप पढ़ लो तो भाई क्या 5-10 क्वेश्चन नहीं टकराएंगे, अवश्य टकराएंगे भाई, 100% गारंटी है ना। तो ऐसा तो नहीं है मैं वो छान के देता हूँ उससे मिलती है, लेकिन अपना क्या है, अपन छोटे हैं तो ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, है ना भैया। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में वर्णित है। महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद इनके हैं। अनुच्छेद 40 इसमें ग्राम पंचायत की गठन की जो है प्रावधान की बात करी गई है सिर्फ। बाद बाकी ग्राम पंचायत की जो विस्तृत जानकारी मिलेगी वो आपको आर्टिकल 243 में मिलेगी। ग्राम पंचायत और नगर पालिका ये दोनों को जानकारी मिलेगी आपको 243, क्योंकि इसमें कई सारे पार्ट हैं, है ना। इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है कि ग्राम पंचायत से जो है आपका भाग 9 संबंधित है और अनुसूची जो है ये आपका 11 संबंधित है। तो ये दोनों बात ध्यान रहे कि रखना ही पड़ेगा। बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, ये सभी पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती की जो है सिफारिश किए थे आपका बलवंत मेहता समिति। मैंने बताया था कि भाई ग्राम स्तर पे क्या होता है, जिला स्तर पे और प्रखंड स्तर पे क्या होता है त्रिस्तरीय व्यवस्था में। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। चलते हैं आगे। अच्छा, पंचायत की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 44 इसी डीपीएसपी में आ जाता है। सिविल नागरिक सहायता एक ऐसा इंडिया का स्टेट जो हर हमेशा इसको एक्टिव रखता है, आर्टिकल गोवा को है। इसके अलावा अनुच्छेद 48 पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। इसी के पार्ट में गो हत्या निषेध बताया गया, या फिर कोई भी दुधारू मवेशी जिनकी हत्या करना पाप होगा। इनके अलावा अनुच्छेद 50 ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलगाव या पृथक्करण बताते हैं। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कहते हैं। अनुच्छेद 51 के मौलिक कर्तव्य की बात कहते हैं, जो 1976 में ऐड किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे उस समय 10 प्रकार के, लेकिन वर्तमान में 11 प्रकार के है। जो 11वां आया वो 2002 में आया, वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आया। और ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य बना ये शिक्षा से संबंधित है, और ये मौलिक अधिकार भी उसी समय बना था जो 2010 से इफेक्टिव हुआ था। ठीक है, इस जिसपे मैंने कल चर्च किया था कि कब से इफेक्टिव हुआ था। दोस्तों ये 57 वीडियो की जो सीरीज चल रही है, इसमें आपको अगर ऐड होना है, वीडियो तो फ्री है, वीडियो तो आपका जो है फ्री है, तो वीडियो तो आप देखते ही होंगे। अब मेरे ख्याल से ये 25 रुपया खर्च करके आपको पीडीएफ भी पढ़ना चाहिए इसके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। भाई 25 रुपया अगर अभी आप खर्च कर देते हो तो मेरे ख्याल से उस समय आप इसकी फायदा 25,000 से भी ज्यादा लगा सकते हो। ठीक है, अगर जिसके पास नहीं है, जिसके पास कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझे बताए, मैं हमेशा खड़ा हूँ भाई आप लोगों के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है ये 25 रुपया मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ। अगर पैसा कमाने के लिए होता तो मैं 25 रुपया ही क्यों रखता, आप बताइए, है ना। तो भाई ये ऐसी नहीं है। जिसको बहुत मतलब तकलीफ है, जो वास्तव में नहीं पे कर सकता, वो मुझे बताएं, मैं करूंगा कुछ ना कुछ, है ना। आयरलैंड, ये राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है, ये आपका जो है कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से ही लिया गया है। राज्यसभा में 238 तो चुनाव से और 12 जो है मनोनयन से आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये बात आप भी जानते हैं। इसके अलावा वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, ऐसा कुछ प्रश्न आया है। ये मैं 100% नहीं कहूंगा कि ये प्रश्न आया था, लेकिन मुझे ऐसा क्वेश्चन भी मिले हैं कि वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। तो भाई वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, क्रिकेट में 11
11 होते हैं, नेट बॉल में 7 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, है ना। तो ये सब जो कुछ खिलाड़ी है, पोलो में 4 होते हैं, है ना, टेनिस में 1 या 2 होते हैं क्योंकि सिंगल डबल दोनों होते हैं, है ना। तो भाई ये सब कुछ खिलाड़ी का नाम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैंने वॉलीबॉल में जो है लेंथ होती है, मैंने कल बता ही रखा था कि ऐसे होती है, ऐसे नेट लगी रहती है, इधर भी 6 खिलाड़ी रहते हैं, इधर भी 6 खिलाड़ी रहते हैं, और ये कितने दूरी पे होती है और इसकी डायामीटर क्या होती है। तो बार बार एक ही चीज ठीक नहीं बताना। इसके अलावा जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के काल में लगाए गए, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के काल में लगाया गया था भाई जवाहर रोजगार योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। अच्छा, जिसको 5 ईयर प्लान में थोड़ा भी तकलीफ हो, जिसको आर्टिकल में थोड़ा भी तकलीफ हो, जिसको शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस में थोड़ा भी तकलीफ हो, ये सभी आप जाके विजिट कर सकते हैं जी। जिसको हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आता हो, ये सभी के सभी वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में पहले ही मास्टर टैब से बना है, ज्यादा देर का नहीं, सभी जो है 1 घंटा से कम का ही है, 30 मिनट 35 मिनट, उतने में ही आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, और करके आओगे तो सही करके आओगे। ठीक, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये आपके जो अवधि रहा था इसका 85 से 1999 रहा था, और ये 89 में होता है, तो बीच में आ गया, तो यही आंसर हो गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न और ऊर्जा दोनों पर बल दिया गया था। पंचवर्षीय योजना पहला जो था 1951 से 56 हैराट डोमर के मॉडल और कृषि पर है, दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल पे, तीसरा चक्रवर्ती के मॉडल पे, है ना। इस प्रकार से जो है पंचवर्षीय योजना। चौथा में क्या कुछ काम हुआ, तो चौथा में भाई बांग्लादेश के मामले पे भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इसरो की स्थापना हुई, चौथा में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ये सब कुछ काम जो इंपोर्टेंट है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि बस्तर है ना, बस्तर ये छत्तीसगढ़ में एक जगह है, जिला है जी बस्तर। हमारी अधूरी कहानी वाला आपने पिक्चर जरूर देखा होगा, हमारी अधूरी कहानी जरूर देखे होंगे, मुझे पता है ना, क्योंकि इसके गाने इतने अच्छे हैं, हमारी अधूरी कहानी, है ना। तो ये वाला जो पिक्चर है इसमें बस्तर जिला को जो है इसमें काफी चर्च किया गया है ना। ये भी नक्सलाइट वाला पार्ट वो आ जाता है उधर, तो इनको दिखाया गया वहां पे। तो बस्तर महोत्सव जो है ये 10 दिनों तक चलती है, किस राज्य से संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ में है आपका बस्तर महोत्सव। देखिए मैंने आज ही आपको बताया था सिरपुर महोत्सव ये भी छत्तीसगढ़ में होता है, और राउत नाचा महोत्सव ये भी छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन इत्तेफाक बस्तर पूछा गया, तो इसे क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है जी बस्तर जिला कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, तो आपको मार देना है सिंपली। और आज मैंने बताया था भाई खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं, नाम के ऊपर है, माजुली महोत्सव असम में मनाए जाते हैं, तो ये सब कुछ ध्यान रखेंगे। पंडवानी, कर्मा, राउत नाचा, पंथी, सुआ, कर्मा, सैला छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख लोक नृत्य और त्योहारों में से। पंडवानी के प्रथम मतलब सबसे फेमस गायिका कौन है, आप लोग मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह 6 का तत्व है, इस प्रकार से भी प्रश्न देखने को मिला। पीरियोडिक टेबल, अच्छा एक बच्ची ने कोई कमेंट किया है पीरियोडिक टेबल, मेरे ख्याल से नीता नाम है उनका, पीरियोडिक टेबल पे जो है वीडियो बनाइए। तो पीरियोडिक टेबल पे वीडियो पहले से ही बना है, आप जाके विजिट कीजिए चैनल के पेज पे, देखिए पीरियोडिक टेबल से वीडियो जो है हमारे ख्याल से 9-10 महीने पहले बना दिया था, और बहुत अच्छा, बहुत ही सोच समझ के बनाया था। आप देखेंगे अवश्य फायदा मिलेगी, आप जाके देखिए, अच्छा समझ जो है डेवलप हो जाएगी। समूह 6 का तत्व कौन सा है, तो क्रोमियम, टंगस्टन, ETC जो है ये आपका समूह 6 का तत्व है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देखिए राजस्थान में टंगस्टन का भी मिलता है, राजस्थान में एक देगाना करके जगह है, यहाँ पे टंगस्टन भी मिलता है। तो अगर आप खेतरी ही खाली जानते हैं तो देगाना भी ऐड कर लीजिए, राजस्थान में टंगस्टन मिलता है, यहाँ पे भारत की एकमात्र जगह है। जैसे जादूगोड़ा को आप जानते हैं मतलब किसके लिए, यूरेनियम के लिए, झारखंड में है ना। इसी प्रकार से खेतरी तांबा के लिए राजस्थान में है, कोलार कर्नाटक में सोना के लिए, उसी प्रकार से एक और ऐड कर लीजिए खेतरी, है ना। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह आवर्त सारणी की विस्तृत व्याख्या तो मैंने अभी कर ही लिया शॉर्ट में। वर्ष 2023 के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया, ये भी क्वेश्चन आया था शायद, तो ये आपका जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए जो है 2023 में होगा, 2022 वाला दिया गया है, राइट। तो ये दिया गया है शरद कमल को, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसकी स्टार्टिंग हुआ था 1991 में। 1992 में प्रथम पुरस्कार जो है विश्वनाथ आनंद साहब को दिया गया था, और प्रथम महिला जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त की, जो मैं कल पढ़ाया हूं आपके प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो में, ये 1999 में कर्नो मलेश्वरी को दिया गया था वेट लिफ्टिंग के अंदर। और कर्नो मलेश्वरी की इतनी अच्छी किस्मत, वो बोलते हैं ना जिसके घर भरे हो तो भगवान और भी देते हैं। तो पहले तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ले लिया 1999 में, हालांकि वो अपनी मेहनत से लिया है भाई, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो जो विधाता के हिसाब से देखिएगा तो अगर मिलने लगता है तो बहुत मिलता है। तो फिर ये 2000 ईस्वी में सिडनी में जो है ओलंपिक के अंदर भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतकर प्रथम महिला पदक जीतने वाले भी महिला बनी। तो एक तो यहाँ कीर्तिमान, फिर से कीर्तिमान। इसके अलावा इनका पुराना नाम तो समझ ही गए, इसका नाम हाल में ही चेंज किया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की
किस योजना को कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को। क्यों कहा जाता है? मैंने बताया है कि उस समय जो है भारत में वायसराय के अलावा एक सचिव का पोस्ट हुआ करता था जो इंपोर्टेंट होता था। जैसे वायसराय उस समय का मान लीजिए प्रधानमंत्री है ना, और सचिव क्या होता था? उस समय की प्रेसिडेंट है, ठीक है। मतलब पावर तो है लेकिन यूटिलाइज जो है वो वायसराय करेगा। तो दो आदमी होता था, तो मॉन्टेग्यू जो है उसमें सचिव था और चेम्सफोर्ड जो है वायसराय था, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से इसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नाम हुआ। उसी प्रकार से मोर्ले मिंटो, तो मोर्ले सचिव और मिंटो तो आपका मतलब वायसराय कहिए, गवर्नर कहिए, जो भी कहिए। तो भारत सरकार अधिनियम को जो है आपका मोर्ले मिंटो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहते हैं, और 1909 को मोर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मोर्ले मिंटो है ना, पिंटो। 1909 में सर्वप्रथम देश में सांप्रदायिक चुनाव जो है ये मोर्ले मिंटो से आया। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहाँ राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था की, मतलब द्विसदनात्मक समझते हैं भाई। जो आज जो बाइकैमरल स्टेट है 6, जैसे बिहार, कर्नाटक, मध्य और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एक और कौन छूट गया भाई? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ये जो 6 स्टेट हैं वो बाइकैमरल है। बाइकैमरल मतलब विधान परिषद भी है वहां पे। तो ये जो देन है सबसे पहले कहाँ से आया? तो 1919 के अधिनियम से आया। इसके अलावा अनुच्छेद 323 शायद पूछा है, तो अनुच्छेद 323 जो है ना ये आपका जो है सिविल सर्विस की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। शायद यहाँ सिविल सर्विस की तरफ तो 315 है जी, 321 भी उधर ही से होगा, है ना। तो देखिएगा कि ये वाला क्वेश्चन क्या था। एक बच्चे 321 भी बता रहे थे, एक बच्चे 323 बता रहे थे। क्वेश्चन क्लियर नहीं है। नरेंद्र मोदी को कोई चीज लॉन्च करने से जो है एक क्वेश्चन आया था। अब ये क्या लॉन्च कर रहे हैं भाई? पहले को जो मोटे मोटे चीज लॉन्चिंग वाला है तो बता चुके हैं, तो बताइएगा कि ये भी क्वेश्चन क्या था। तो ये 2 क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बाद में सभी सही थे। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में कंबाइंड शिफ्ट वाले में। तब तक के लिए जय हिंद। इसके अलावा हम प्रैक्टिस सेट का वीडियो आज जो है 9 साढ़े 9 बजे तक मिलेंगे। तो जय हिंद दोस्तों। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें अगर अच्छा लग गया हो तो।